घर तो स्वर्ग बन गया है, अब बस शांति चाहिए और चाय। घर सेट होते होते 4 दिन बीत गए, लेकिन घर की असली कहानी शुरू हुई रात को जब राहुल एक मोटी फाइल लेकर बैठा। सामने फैले ढेर सारे कागज, जैसे कोई मुनीम हो। ये कंक्रीटर का बिल, ये इलेक्ट्रिशियन का, ये पेंट वाला, और ये तो उधार की लिस्ट भी है। उसने पन्ना पलटते पलटते गहरी सांस ली और तनाव राहुल के माथे पर उतर आया। शाम हो गई और प्रिया खाना परोस रही थी, पर राहुल उसी फाइल में घुसा हुआ था। खाना ठंडा हो रहा है, सुन रहे हो? हाँ बस ये रकम देखो तो सही प्रिया, अब हमें हाथ रोकना पड़ेगा। घर बनवाने में बहुत खर्चा हो गया, बजट तंग है, ईएमआई भी शुरू होने वाली है, थोड़े समय तक बहुत संभल कर चलना होगा। ठीक है। उसने सिर तो हिला दिया, पर वो भी अंदर से परेशान हो गई। अगले दिन बाजार में सनी खिलौने वाली दुकान के आगे रुक गया। पापा, ये वाला रोबोट प्लीज, यही चाहिए। बेटा अभी नहीं, अभी पैसों की तंगी है, बाद में लेंगे पक्का। पर पापा। अरे मेरे हीरो, एक काम करते हैं, घर जाकर आइसक्रीम खाएंगे। आइसक्रीम? 2 स्कूप। हाँ चलो। प्रिया ने देखा राहुल ने सनी को प्यार से मना लिया, दिल तो लगाया, पर मांग टाल दी। वो समझ गई थी कि ऐसे हालात हैं कि छोटी छोटी खुशियां भी दबानी पड़ती है। पर उसी शाम रसोई में, राहुल जरा एक्स्ट्रा दूध मंगवा दे, मैं और तेरे पापा पीते हैं, कम पड़ जाता है। हाँ माँ, दूध वाले से बोल देता हूँ। प्रिया चुपचाप बर्तन धोते हुए देखती रहती है। एक तरफ सनी का रोबोट टल गया, दूसरी तरफ दूध का निर्णय तुरंत मंजूर। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, पर मन में एक हल्की सी टीस रह गई। उस रात दोनों कमरे में थे। कमरे की हल्की रोशनी दीवार पर पड़कर माहौल को और भारी बना रही थी। प्रिया बोली, राहुल एक बात पूछूं? बोलो ना। सनी ने रोबोट मांगा, तुमने तुरंत मना कर दिया, ठीक है समझ में आता है, पर मम्मी जी ने एक्स्ट्रा दूध बोला तो तुमने बिना सोचे हाँ कर दी, ऐसा क्यों? राहुल एक झटके में सीधा बैठ गया। प्रिया, वो मेरे माँ बाप हैं, उन्होंने मुझे पाला है, उनके लिए कुछ भी करना बड़ी बात नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि मत करो, बस थोड़ा बराबरी। उनके बारे में तुम कुछ मत कहा करो। प्रिया के होठ सूख गए। राहुल भी सीरियस हो गया। अगले ही सेकंड उसे अपने ही शब्द भारी लगने लगे। माफी उसके गले में ही अटक गई। दोनों ने खामोशी को ओढ़ लिया, जैसे ये रात का कंबल हो जिसे उतारना मुश्किल है। राहुल ये गलत कर रहे हैं, पर मैं क्या ही करूं? प्रिया अपनी जगह सही है शायद, पर मैं भी गलत नहीं हूं। अभी मैं उसे कुछ नहीं समझा पाऊंगा। दिन बीतने लगे, खर्चे बढ़ते गए, तनाव भी। पर उसी शाम का दिन अब 2 हिस्सों में बट गया था। जरा एक्स्ट्रा दूध मंगवा दे, मैं और तेरे पापा पीते हैं, कम पड़ जाता है। 3-4 बार बुला चुके थे, दूध वाले से हर बार एक ही जवाब। प्रिया चुपचाप बर्तन धोते हुए देखती रहती है। एक चेहरे पर थकान, आंखों के नीचे डार्क सर्कल और मन में एक बेकाबू दौड़। घर में लेकिन एक दूसरा ही दृश्य था। राहुल, तुम तो बड़ा चमक रहे हो आजकल, नए घर की रौनक है क्या? अच्छा है बेटा, सब मुस्कुराते रहो। हाँ पापा, सब ठीक है। उनके सामने राहुल कभी भी चिंता का एक धब्बा भी नहीं दिखने देता था। माता पिता के लिए उसके चेहरे पर बस मुस्कान की ड्यूटी थी, कड़ी, अनिवार्य और हमेशा ऑन। प्रिया सब देखती, सुनती, समझती रही। एक रात वो बोली, सो जाओ राहुल, बहुत देर हो गई। बस थोड़ी देर और। ओवर टाइम करना सही है, पर इतना ना करो कि तुम्हारी हालत बिगड़ जाए। प्रिया बोलती रही, पर वो छत की ओर देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे छत पर उसके सारे बिल, सारे उधार, सारे डर लिखे हो। राहुल सो जाओ प्लीज, मैं भी सो रही हूँ अब। कुछ दिन रात ऐसे ही कटे और फिर सनी का जन्मदिन नजदीक आ पहुंचा। पापा, मेरे बर्थडे पर तो बहुत सारे लोग बहुत सारे गिफ्ट लेकर आएंगे ना? हाँ क्यों नहीं मेरे बच्चे, आखिर मेरे पोते का बर्थडे है, धमाका होगा। नहीं, इस बार सिंपल रखेंगे, हल्का सा केक, 2-4 बच्चे बस। ये क्या बात हुई, ऐसी कंजूसी क्यों बहू? हाँ सिंपल ही सही है, क्या फायदा ऐसे लोगों को बुलाने का जिन्हें हमारे बेटे से कोई मतलब ही नहीं। हाँ ये भी सही बात है। कभी राहुल ने सोचा था कि कार्टून थीम रखेगा, बड़ा सा केक, ढेर सारे गिफ्ट। वो चाहता था कि सनी का बचपन कमियों से न भरे, मगर हालात ने सपनों की जेब टाइट कर दी थी। बर्थडे वाले दिन छोटा सा केक मेज पर रखा था। 2-3 पड़ोसी के बच्चे आए थे। चलो बेटा फूंको। मम्मी, पापा, देखो मैंने एक ही फूंक में मोमबत्ती बुझाई। वाह मेरा चैंपियन। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सनी। 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 हैप्पी बर्थडे बेटा, खूब जियो। राहुल उस शोरगुल वाली खुशी को दूर से देख रहा था। उसकी आंखें सनी पर थी, पर मन कहीं और। काश मैं तेरे लिए वो बड़ा वाला केक ला पाता, वो चमकती सजावट, वो महंगा रोबोट, काश। प्रिया उसके पास जाकर धीमे से बोली, राहुल वो खुश है, सच में खुश है,
तुमने जितना दिया उसके लिए वही काफी है। राहुल मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान के पीछे उदासी छिपी थी। अगले दिन प्रिया बाजार सब्जी लेने पहुंची और टमाटर के दाम सुनकर उसके होश उड़ गए। भैया, टमाटर कितने? 100 रुपए किलो। 100 रुपए? हे भगवान! मैडम, मंडी से ही महंगा आ रहा है, मैं क्या करूं? तो एक काम करो, 250 ग्राम ही दे दो। प्रिया टमाटर लेकर आ गई और घर पर आकर सब्जी बनाते समय वो हर टुकड़ा ऐसे डाल रही थी जैसे सोना बिखेर रही हो। रात को प्रिया मोबाइल चला रही थी। अचानक वो साड़ी फिर सामने आ गई जो बहुत समय से वो लेना चाहती थी। वही डिजाइन, वही रंग, वही चमक। 2-3 साल से उसका इंतजार था, आज फिर से स्टॉक में थी। राहुल सुनो, ये देखो, ये साड़ी स्टॉक में आ गई है। राहुल फोन देखता है और बेमन से कहता है, नहीं प्रिया, अभी नहीं, पैसे नहीं है। पर राहुल, ये दोबारा नहीं मिलेगी। मैं इससे अच्छी दिला दूंगा। अरे पर क्या है यार, चुप जाओ, पता है सब तुम्हें फिर भी। प्रिया की आंखों में हल्की नमी तैर गई। उसने कुछ और नहीं कहा, बस साड़ी को विशलिस्ट में डालकर फोन एक तरफ रख दिया। कम, बहुत कम कि काम चल जाए बस। प्रिया, ये तुम सब्जी में इतना टमाटर क्यों कम डाल रही हो? बस थोड़े आज। देखो बहू, घर में कमियां लाओगी तो घर कैसे चलेगा? सब ठीक ठाक डालो। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसका गला सूख गया था। मन में डर भी था कि कहीं बोले कि माँ जी, पैसों की दिक्कत है तो शायद उन्हें बुरा लगे। बोलना। जी वो ये नई रेसिपी देखी थी मैंने, इसमें कम ही पड़ता है। तू और तेरी रेसिपी। अच्छा चल, जो करना है कर। जी सच कहूँ तो ये जो ऊपर की कार्निस है ना, बिल्कुल गड़बड़ लग रही है। पता नहीं कॉन्ट्रैक्टर ने हाथ कांपते हुए काम किया है या आपके बेटे ने कम पैसे दिए होंगे। अरे नहीं नहीं, पैसे तो पूरे दिए, शायद कॉन्ट्रैक्टर ही कमजोर था। बात तो है। खैर चलता हूँ, आप लोग देख लेना, नया घर है, परफेक्ट होना चाहिए। वो मुस्कुराता हुआ चला गया और उसके जाते ही राहुल ने चैन की सांस ली। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में मुट्ठी घुसाकर दिल को मरोड़ दिया हो। नया घर, उसका सपना, उसका खून पसीना, पर लोग सिर्फ बातें बनाते हैं। आइए बैठिए, उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। किसी ने नोटिस नहीं किया कि उसकी उंगलियां कांप रही थी। उस रात को कमरे में सिर्फ एक टेबल लैंप जल रहा था। राहुल चुपचाप दीवार को देख रहा था। प्रिया ने हिम्मत करके धीरे से कहा, राहुल, अगर चाहो तो मेरे मायके से थोड़े पैसे ले लेते हैं, तनाव थोड़ा कम हो जाएगा ना। राहुल का चेहरा जैसे अचानक सख्त हो गया। तुम पागल हो क्या? कभी नहीं, मैं किसी से नहीं मांगूंगा, किसी से भी नहीं। प्रिया हड़बड़ा गई। मैंने बस सोचा तुम्हारा बोझ हल्का हो जाए। बोझ मत कहो, मैं खुद संभाल लूंगा सब, मुझे भीख नहीं चाहिए। राहुल के चेहरे पर गुस्सा नहीं था, घबराहट थी, बेबसी थी। वो जानता था कि वो गलत बोल गया है, पर उसके अंदर जमा हुआ तनाव अब जगह मांग रहा था और वो प्रिया पर फट पड़ा। प्रिया की आंखें नीची हो गई। अगले दिन शाम को रसोई में राहुल, आज मुझे वो काजू कतली खानी है, बड़ी वाली दुकान से, महंगी वाली, बस आज मन हो रहा है। राहुल ऑफिस से थका हारा आया था, चेहरा बेहाल, आंखें लाल, लेकिन माँ का हुक्म सिर आंखों पर। ठीक है मम्मी, ले आता हूँ। उसमें चलने की भी ताकत नहीं थी, लेकिन ना कहने की हिम्मत भी नहीं थी। वो अपने माता पिता को कभी नहीं बता पाता कि घर की ईएमआई उसका खून खींच रही है। उसके लिए सबसे कठिन चीज थी अपनी कमजोरी दिखाना। राहुल सुनो जरा। हाँ, क्या हुआ? राहुल, उन्हें समझा दो ना, एक बार बोल दो कि पैसा कम है, इससे क्या हो जाएगा? नहीं, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता, तुम जाओ, मैं आता हूँ। वो सड़क की ओर चल दिया, कदम जैसे जमीन में धंसते जा रहे हो। प्रिया समझ गई राहुल खुद को चुपचाप कुचल रहा है सिर्फ इसलिए कि उसके माता पिता को लगे कि उनका बेटा सब संभाल सकता है। लेकिन राज ये था, वो संभाल नहीं पा रहा था। अरे, इस वक्त कौन कॉल कर रहा है? हेलो। ओए भाई, कहाँ मर गया? चल आज मिलते हैं। नहीं यार, फिर कभी, पैसे नहीं है अभी, तंगी चल रही है, बाद में मिलेंगे। मैंने पैसे लाने को कहा क्या? ज्यादा बातें ना बना, जल्दी अपने अड्डे पर आ। पर कोई बकवास नहीं, जल्दी आ। राहुल भी थका हुआ था हर तरफ से। उसने कई महीनों में पहली बार हाँ कहा। वो शंकर के पास पहुंचा। शंकर उसे देखते ही चौंक गया। अरे, ये तेरे चेहरे को क्या हो गया? तू तो पूरा सूख गया है, सब ठीक है? सब ठीक नहीं है शंकर। बोल दे यार, मुझसे भी छुपाएगा क्या? और फिर ऐसा लगा जैसे राहुल के भीतर का दरवाजा अचानक खुल गया हो। घर के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, ईएमआई गले पर बैठी है, पिताजी को लगता है सब परफेक्ट है, प्रिया मुझसे दूर होती जा रही है, हर दिन लगता है हाथ में कुछ नहीं बचा। मैं बस थक गया हूँ यार शंकर। उसकी आंखें भर आई। शायद महीनों का दिल में जमा ये सब पहली बार किसी से कह रहा था। भाई, तू अकेला नहीं है। मुझे नफरत है खुद से कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा। घर भी ठीक नहीं बना, खर्चे भी नहीं रुक रहे, मैं बस। उसे लगा शब्द आगे नहीं निकलेंगे। शंकर ने उसका कंधा पकड़ लिया। देख, ये ले, जितना चाहिए ले जा,
बाद में दे देना, तू पहले खुद को संभाल। आदमी गिरता तब है जब बोलता नहीं। तूने आज बोल दिया, अब आधी लड़ाई जीत ली। पर मैं ये कैसे? अरे रख ले चुपचाप। राहुल के हाथ कांप गए, लेकिन वो भी जानता था उसे जरूरत है। वापस वो काजू कतली लेकर लौटा और जाकर अपने कमरे में बैठ गया। राहुल, ये पैसे कहाँ से आए? शंकर ने दिए। शंकर ने? तुमने उससे उधार लिया? जब मैंने कहा कि मेरे मायके से थोड़ा ले लो, तब तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट जाग गई थी। तब तुम्हें लगा कि तुम गिर जाओगे, और आज दोस्त से ले लिया। ये क्या है राहुल? प्रिया, दोस्त की बात अलग होती है। तुम्हारे मायके से लेने में मुझे लगता है जैसे मैं तुम्हारी इज्जत गिरा रहा हूँ। सॉरी, मैं बस नहीं कर पाया। तो उधार की जरूरत ही क्या? अपने माँ बाप को बताओ ना असल हालत। इतना खर्चा क्यों करना है उनके लिए? मेरे माता पिता ने कभी मुझे एक भी कमी नहीं होने दी। चाहे घर कैसे भी चला हो, चाहे उन्होंने उधार लिया हो, चाहे खुद भूखे रहे हो, पर मेरे लिए कभी कम नहीं होने दिया। मैं उन्हें कैसे मना कर दूं? कैसे कहूं कि पैसे नहीं है? कैसे उनके सामने अपनी कमजोरियां रख दूं? उसकी आवाज घुट गई। एक पल को लगा जैसे पूरा आदमी उसके भीतर सिकुड़ गया हो। प्रिया की आंखों से आंसू टपक पड़े। पहली बार उसने राहुल के दर्द की गहराई देखी। वो अकेला लड़ रहा था और बुरी तरह थक चुका था। वो धीरे से आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। राहुल, तुम अकेले नहीं हो, मैं यही हूं। बोलते क्यों नहीं? बस यही चाहता हूं, तुम साथ रहो। दोनों लेट गए। फिर अगली शाम अचानक घर का दरवाजा जोर जोर से किसी ने पीटा। राहुल, बाहर निकल। मेरे पैसे कब देगा? बड़ा घर तो बन गया, पैसे भी दे दे। ये आवाज सुनकर पार्वती डर कर कमरे से बाहर आई। हे भगवान, ये कौन है? किस बात के पैसे मांग रहा है ये? प्रिया अंदर से कांप रही थी। उसके हाथ कांपते हुए सनी को पीछे खींच रहे थे। राहुल दौड़कर बाहर आया। भाई धीरे बोलो, घर पर औरतें बच्चे हैं, चलो बाहर चलते हैं। मुझे पैसे चाहिए, बस आज ही। राहुल किसी तरह उसे शांत करने लगा, समझाने लगा, और काफी देर में उसे वहां से भेजने में सफल हुआ। जब वो वापस लौटा तो घर में सबके चेहरे सफेद पड़ चुके थे। राहुल, वो आदमी कौन था? क्या हुआ है, हमें बताओ। अरे पागल आदमी था, बिना वजह चिल्लाने लगा। चिंता मत करो। पर प्रिया जानती थी ये झूठ है। राहुल उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। उसी दिन सनी अपने दादा दादी को मार्केट ले गया और तब उन्हें महंगाई की असल मार का पता चला। ये भिंडी कितने की? 80 रुपए किलो। 80? कल तक 40 नहीं थी। और ये दाल? अरे इतने में तो 2 किलो आती थी पहले। साहब, महंगाई आसमान पर है। चलते चलते एक आदमी बोला। अरे संजय जी, आपका घर बना है ना? भाई आजकल तो घर बनवाने में आदमी की कमर टूट जाती है। अच्छा किया आपके बेटे ने सब संभाल लिया। संजय और पार्वती वहीं रुक गए। उनके चेहरे पर कोई अनजान सा एहसास उतर आया, जैसे अचानक किसी ने उनकी आंखें खोल दी हो। उन्हें समझ आया राहुल कितना दब गया होगा। वे घर आकर कभी मिठाई, कभी दूध, कभी कुछ महंगा मंगाते रहे, और राहुल हर बार हाँ करता गया। चलिए घर चलते हैं। हाँ जल्दी चलो। वो लोग घर पहुंचे। पार्वती फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी और राहुल के पास बैठ गई। संजय भी पास आ गए। राहुल बेटा, तुमने हमसे कभी कुछ कहा क्यों नहीं? हम बार बार बोलते गए और तुम चुपचाप हमारे लिए सब करते गए। राहुल की आंखें अचानक फैल गई। उसका गला रुक गया। हमें माफ कर देना बेटा, हमने अनजाने में तुम्हारी मुश्किलें बढ़ा दी। अब कोई जिद नहीं करेंगे, जो है उसी में खुश रहेंगे। पापा, मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, बस कोशिश नहीं, सब किया आपने, और सब अकेले सहते रहे, और मुझे भी कुछ बोलने नहीं दिया। कहते थे मम्मी पापा ने भी बचपन में सब किया, तो मैं कैसे मना कर दूं? अरे बेटा, तू बच्चा था, पर हम तो बड़े हैं, समझदार हैं। ये भला क्या बात हुई? तू सनी के लिए ऐसा कर तो सही है, हमारे लिए नहीं। राहुल संजय के गले लग गया, और सनी, इन दोनों के। प्रिया खुश हो गई और पार्वती भी। उस दिन के बाद से धीरे धीरे सब सुधर गया। रात में करवट लेते हुए उसका मन भी किसी विश लिस्ट जैसा हो गया, भरता ही जा रहा था। खरीदने की बारी कभी आ ही नहीं रही थी। सो जाओ प्रिया, आई एम सॉरी। दोनों करवटें बदलकर सो गए। फिर अगले दिन राहुल ऑफिस से लौटा, दरवाजे पर ही रुक गया, क्योंकि अंदर उसके पिता पड़ोसी मनमोहन से बात कर रहे थे। संजय जी, मैं सच कहूं, ये पेंटिंग तो ठीक नहीं हुई, और ये टाइलें सस्ती लग रही है। ठेकेदार ने बेवकूफ बनाया आपको। हाँ सही कह रहे हो, कुछ तो कमी रह गई। राहुल की सांस जैसे वहीं अटक गई। वो दहलीज पर खड़ा सुनता रहा। उसने महीनों की भाग दौड़, उधार, नींदें, तनाव, सब कुछ उस घर पर लगा दिया था, और वही घर अब कमियों की लिस्ट बन गया था। उसकी उंगलियां मुट्ठी में कस गई, पर होंठ बंद ही रहे। प्रिया दूर से उसे देखती रहती है। ये शब्द राहुल को किसी चाकू से ज्यादा गहरे काट रहे होंगे। ये मनमोहन अंकल ऐसी बातें जाने क्यों करने चले आते हैं? अरे बेटा आ गया। मनमोहन बता रहे थे कुछ काम ठीक नहीं हुआ। हाँ पापा, देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सब सही कर लेंगे। मनमोहन अभी गया नहीं था। उसने एक और निशाना साध लिया।
रात के 12 बजे शकुंतला मिश्रा का परिवार उनके इंतजार में बैठा हुआ था। पापा ये कैसी ड्यूटी करती है मम्मी, ये कोई बात हुई क्या? रात के 12 बजे तक चौकी में कौन रहता है? इसी प्रोफेशन की बीवी लानी थी आपको। अरे बेटा, उस जमाने में काम करने वाली लड़की ही मिलना मुश्किल था। ऊपर से सरकारी नौकरी वाली लड़की जिसे मिल गई उसे तो समझ लो भगवान मिल गया। फिर मैं कुछ कमाता भी नहीं था, फिर भी मेरे ससुर जी ने हमारे परिवार का बैकग्राउंड देखकर अपनी बेटी यानी कि तेरी माँ का हाथ मुझे देने के लिए हाँ कह दी। मेरे लिए तो यही बड़ी बात थी। अरे तो बाद में तो आपने बिजनेस चालू कर लिया था, तो मम्मी काम छोड़ सकती थी ना पापा। आज के जमाने की लड़की होकर तुम ये कैसी बात कर रही हो बेटा? मैंने तुम्हारी माँ को कभी भी किसी चीज के लिए नहीं रोका। और जब हमारी शादी हुई थी तब वो हवलदार नहीं थी, तब वो बस पुलिस स्टेशन में पेपर यहाँ से वहां करती थी। हवलदार बनने के लिए बहुत मेहनत की उन्होंने। ऐसे में मैं उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कह सकता था। तभी दरवाजे से साड़ी पहने शकुंतला मिश्रा अंदर आती है। पर मैंने सोचा था छोड़ दूंगी नौकरी जब मेरे दोनों बच्चों में से किसी एक को सरकारी नौकरी लग जाएगी। यहाँ तो रिटायरमेंट होने की उम्र आ गई मेरी, पर तुम दोनों में से किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं लगी। 2 लाख रुपए महीने कमाता हूँ मैं मम्मी, कम है क्या? कौन सी सरकारी नौकरी में महीने के 2 लाख रुपए मिलते हैं? तुम भी ना। और मैं ऑफिस से 6 बजे फ्री हो जाता हूँ, तुम आ रही हो 12 बजे, देख लो फर्क। बहुत जोर की भूख लग रही है मम्मी, 9 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं हम तीनों, जल्दी से कुछ खिला दो ना। रात के 12 बजे घर लौटी शकुंतला फौरन रसोई में जाती है। कढ़ाई चढ़ाकर सभी के लिए पूरियां बनाना शुरू करती है। परिवार में कोई तो होना चाहिए जो नौकरी ना कर रहा हो। पूरा घर अगर नौकरी करेगा तो रसोई कौन संभालेगा? ऐसी बहू तो लाऊंगी नहीं मैं जो नौकरी करती हो। सभी के लिए पूरियों के साथ अचार लेकर शकुंतला डाइनिंग टेबल पर आती है। ये क्या मम्मी, अचार और पूरी? कम से कम सब्जी तो बनाती, 3 घंटे से इंतजार कर रहे थे तुम्हारे आने का। अरे तो इन 3 घंटों में तुम खुद के लिए सब्जी तो बना ही सकती थी बेटा। माँ रात को 12 बजे लौटे या 2 बजे, खाना तो माँ ही बनाएगी। ये कौन सी बात हुई? मम्मी आप नाराज क्यों हो रही हो? ये तो कुछ भी बकवास करती है। खाना मिल गया ना, शांति से खा ले सोनिया। अब टेंशन ना ले शकुंतला जी, अब जल्दी ही घर में बहू आ जाएगी, फिर आपको दौड़ते भागते घर आकर खाना बनाने की टेंशन नहीं रहेगी। बिल्कुल जी, और मैंने तो पहले ही सोच लिया है, मैं नौकरी वाली बहू नहीं लाऊंगी। ऐसा नहीं होता मम्मी, लड़की तो अपने हिसाब से रहेगी। काम करना होगा तो करेगी, नहीं करना होगा तो नहीं करेगी। ऐसे हम किसी पर पाबंदी नहीं लगा सकते। अरे भैया तुम समझे नहीं, हम उस लड़की को तुम्हारी बीवी बनाकर लाएंगे जो नौकरी करने में इंटरेस्टेड ही ना हो। बाकी वो घर से कोई काम करना चाहेगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम बिंदास लड़की देखना शुरू कर दो मम्मी, वैसे भी भैया की लाइफ में कोई नहीं है। अगली सुबह 5 बजे उठकर शकुंतला नाश्ता बनाकर अपना टिफिन पैक करने लगती है। 7 बजे मिश्रा जी अपने कमरे से बाहर आते हैं और शकुंतला को तैयार देखकर हैरान हो जाते हैं। अब रात को काम करने के बाद 2:30 बजे सोई थी और अभी तैयार भी हो गई। चौकी तो 10 बजे जानी होती है ना आपको? जानी होती है नहीं मिश्रा जी, जानी होती थी। चौकी के थानेदार का ट्रांसफर हो रहा है। 1 महीने में कोई नई लेडीज इंस्पेक्टर आने वाली है, तो अभी काम ज्यादा है इस महीने। बताइए, आप तो निकल रही है। मैंने सोचा था पंडित जी को घर पर बुला लूंगा। अच्छा कोई बात नहीं, आप थाने पहुंचिए, मैं पंडित जी के साथ वहीं आता हूँ। मिश्रा जी के साथ पंडित जी 10-12 लड़कियों की कुंडली और बायोडेटा लेकर चौकी पहुंचते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर, ये कैसे लड़कियों की कुंडली लेकर आया पंडित जी? आप कोई प्लेन उड़ा रही है, कोई थाने में काम कर रही है। काम करने वाली लड़की नहीं चाहिए मुझे, और पुलिस इंस्पेक्टर तो कतई नहीं। मुझे सिंपल घरेलू लड़की चाहिए। अच्छा शकुंतला जी आप फिक्र मत करिए, ऐसी भी कई लड़कियों की कुंडली आई है मेरे पास, मैं लेकर आता हूँ। इसी तरह दिन बीत रहे थे। मिश्रा जी और शकुंतला अपने हिसाब से दीपक के लिए लड़कियां छांट रहे थे, पर कहते हैं ना, जो आपके लिए बना होता है वो आप तक पहुंच ही जाता है। सड़क के किनारे अपने बाइक पर बैठा दीपक फोन पर बात कर रहा था, तभी बाइक से 2 चोर तेजी से आकर उसके कान से उसका फोन छीनकर भाग जाते हैं। चोर चोर! ये क्या चोर चोर चिल्ला रहे हो? इतनी अच्छी बॉडी है, हाथ में बाइक है, स्टार्ट करो। खुले बालों में खूबसूरत सी दिखने वाली एक लड़की अचानक ही दीपक को ऐसा कहकर उसके बाइक के पीछे बैठ जाती है। दीपक भी चोरों के पीछे बाइक भगाना शुरू कर देता है। ओहो, ये बाइक क्यों खरीदी? एक बैलगाड़ी खरीद लेते। स्पीड बढ़ाओ, हमें उन्हें ओवरटेक करना होगा। बस फिर क्या था, जैसे ही दीपक बाइक की स्पीड तेज करता है, अपने एक हाथ से ज्योति बाइक पर बैठे चोर का गला पकड़कर उसे नीचे उतार देती है।
इंस्पेक्टर ज्योति के होते हुए शहर में चोरी तो होगी नहीं। गलत फंस गए बाबू भैया, चलिए अब थाने। ज्योति की इस बेबाकी को देखकर दीपक अपना दिल हार बैठता है और शकुंतला जी की देखी हुई सारी लड़कियां साइड लाइन हो जाती है। तुझे पसंद भी आई तो पुलिस वाली। अरे बेटा, सास हवलदार, बहू थानेदार अच्छा लगता है क्या? अरे मम्मी, अंदर से बहुत सॉफ्ट है वो। मैं उससे बात करता हूँ ना, मुझे पता है, टेंशन की कोई बात नहीं है। जो जानना था जान लिया है मैंने, तुम्हें बस रिश्ता लेकर जाना है। इस घर में तुम्हारी बहू बनकर आएगी तो ज्योति विश्वास ही, वरना मैं कुमारा ही ठीक हूँ। तुझे ज्योति विश्वास पसंद आई है? हे भगवान, वो ट्रांसफर होकर मेरी ही चौकी की थानेदार बनकर आई है। शकुंतला तो घबरा जाती है, पर दीपक को ज्योति पसंद आ चुकी थी और ज्योति को दीपक। मिश्रा जी जैसे ही ये रिश्ता ज्योति के परिवार के पास लेकर जाते हैं, वो भी इस रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं और ज्योति के साथ दीपक का रिश्ता पक्का हो जाता है शादी के दिन। ये बार बार मेरे सर पर दुपट्टा क्यों रख रही हो तुम शकुंतला? ये थाना नहीं है बहू। मेरा मतलब है मम्मी जी, इस आउटफिट के साथ लाल रंग का दुपट्टा नहीं जाएगा। वो पंडित जी बुला रहे हैं मम्मी, फेरों का वक्त हो गया है, चलिए। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। अपनी आदत से मजबूर ज्योति तन कर फेरों के लिए बैठ जाती है। अपनी बहू को गौर से देखते हुए शकुंतला कहती है, बेटा, मंडप में भी तुम इतनी अकड़ के साथ बैठी हो, फिर तो शादी के बाद थाने में हर रोज FIR होगी। सासू माँ जब कानून की देवी घर में आए तो गुनाह डर से खुद घर छोड़ देता है। और हाँ, FIR नहीं, प्यार की रिपोर्ट लिखवाऊंगी रोज मेरे ससुराल वालों के नाम। पंडित जी जल्दी फेरे शुरू करवाइए, कहीं ये दोनों मंडप को खुली जेल में ना बदल दे। फेरे खत्म होने के बाद ज्योति को लेकर दीपक अपने घर लौट आता है। अगली सुबह 5 बजे ही शकुंतला अपनी बहू के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे बहू, जल्दी उठकर बाहर आ जा। 7 बजे तक सारी रस्में पूरी करनी है, क्योंकि 8 बजे मुझे चौकी पहुंचना है। अरे यार, ये मम्मी जी 5 बजे दरवाजे पर क्यों आवाज लगा रही है? मुझे तो पुलिस स्टेशन 10 बजे जाना है। पर मैडम साहिबा, आपने शायद पुलिस चौकी के नियमों को सख्त कर दिया है और सभी स्टाफ को 8 बजे ही पहुंचने के लिए बोला है। तो मम्मी को तो 8 बजे निकलना पड़ेगा ना, तो सारे नियम उसके पहले पूरे करने होंगे। भाई, ये तो फंसने वाली बात हो गई। ना चाहते हुए भी ज्योति तैयार होकर कमरे से बाहर आती है। जल्दी से रसोई में जाकर कुछ बना ले बहू, पहली रसोई है तेरी। और हाँ, आपसे याद रहे, हर रोज 5 बजे तक उठ जाना, क्योंकि मैं अगर थाने 8 बजे तक नहीं पहुंची तो मेरी मैडम मेरी क्लास लगा देगी। पुलिस स्टेशन का बदलाव मुझसे ऐसे निकालेंगी सासू माँ? अपने काम के साथ चोरी नहीं कर सकती मैं। भले आप अब मेरी सास हो चुकी है, पर नियम सभी के लिए नियम है। 8 बजे मतलब 8 बजे। अरे वही तो कह रही हूँ मैं, 5 बजे मतलब 5 बजे। ज्योति को अपनी सास की बात मानकर रसोई में जाना पड़ता है। जल्दी से खीर बना देती हूँ, फिर सोने चली जाऊंगी। क्या कहा बहू? खीर बना देती हूँ? ऐसे कैसे बहू, पहली रसोई है, कम से कम इतना खाना तो बना के सभी का नाश्ता हो जाए। अपनी बहू से रस्में करवाकर शकुंतला थाने पहुंचती है और फिर ठीक 10 बजे बहू रानी साहिबा यानी कि पुलिस चौकी की इंस्पेक्टर मैडम ज्योति मिश्रा चौकी पहुंचती है। मैडम को सैल्यूट करना भूल गए क्या आप सब? सॉरी मैडम। जय हिंद मैडम। आप तो दरवाजे पर ही सैल्यूट कर चुके थे रानी साहब, ये किसी और के लिए था। नमस्ते मैडम, वो मैं फाइलें ठीक कर रही थी तो आप पर नजर नहीं पड़ी। मम्मी जी, मेरी नींद खराब की है आपने, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। वैसे ये आपकी एंट्री 8:10 की क्यों है शकुंतला जी? आपके घर में शादी थी, उसे लेकर आपने पहले ही 4 दिन की छुट्टी ले रखी थी, फिर भी आज देरी हो गई। अरे बहू, तुझे तो। शकुंतला जी, घर नहीं है ये, पुलिस चौकी है। खुद की शादी में मैंने 2 दिन की छुट्टी ली और आपने अपने बेटे की शादी के लिए 4 दिन की छुट्टी ले ली। सिर्फ छुट्टी ही लेती रहेगी तो काम कब करेंगी? चलिए काम पर लगिए। शाम के 6 बजे ज्योति जैसे ही पुलिस चौकी से बाहर निकलती है, उसके फोन पर उसकी सास का फोन आता है। घर पहुंचकर रात का खाना तैयार रखना बहू। वो क्या है ना, मुझे तो जरा देरी हो जाएगी, क्योंकि मेरी मैडम ने मुझे 4 दिन का काम दे दिया है। मेरा बस चले तो सांप के सामने डाल दूं उसे, पर नहीं कर सकती ना ऐसा। अभी घर जाती ही खाना बनाऊंगी मैं मम्मी जी। जैसे थाने की मालकिन तुम हो, वैसे मिश्रा निवास की मालकिन मैं हूँ ज्योति बहू। दांत पीसकर ज्योति अपने ससुराल जाती है और रात के खाने की तैयारियों में लग जाती है। 1 घंटे बाद शकुंतला और बाकी सब भी घर पहुंचते हैं। सभी के लिए ज्योति खाना टेबल पर लगाती है। दोपहर में मुश्किल से 10 मिनट खाने का ब्रेक देती है हमारी मैडम। उस 10 मिनट में बाहर जाकर खाना ऑर्डर करके खाना। 1 रोटी से ऊपर कोई खा ही नहीं सकता।
इसीलिए मैं कहती थी बेटा कि ऐसी बहू लेकर आऊंगी जो घर पर रहे, कम से कम गर्मा गर्म टिफिन तो पहुंचा देती मुझे। अरे मम्मी, टिफिन तो ज्योति भी दे सकती है। मैं कैसे दे सकती हूँ दीपक, मैं तो खुद ड्यूटी पर रहती हूँ। अब वो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना बहू, मैं तो कह देती हूँ दीपक मुझे दोपहर में गर्मा गर्म टिफिन अपने बहू के हाथ की बनी चाहिए। अब वो तो मुझे कैसे दिलवाएगा वो तेरी जिम्मेदारी है। बुरे फंसे भैया। हवलदार सास और थानेदार बहू में जंग छिड़ चुकी थी, जिसमें पीसने वाला था दीपक। पूरी रात दीपक ज्योति को इस बात के लिए मनाता रहता है। मम्मी की चॉइस के अगेंस्ट जाकर शादी की है मैंने ज्योति, अब उनकी इतनी जिद भी नहीं मानूंगा तो अच्छा नहीं लगता ना, प्लीज कुछ दिमाग चलाओ ना। और अपनी सास को खाना खिलाने के लिए अगली सुबह ज्योति अपने साथ चाकू, छुरी और बर्तन लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। 12 बजने को आ गए दीपक, सारा कॉम्प्रोमाइज मैं ही करूं क्या? मैंने तुम्हें बोला था ना, कुकर, कढ़ाई, एक छोटा सिलेंडर और स्टोव जल्दी से लेकर आओ, तब तो दोपहर का खाना बनेगा सासू माँ के लिए। अपनी बीवी के कहने पर अपना ऑफिस से ब्रेक लेकर दीपक फटाक से रसोई का सामान लेकर पुलिस चौकी पहुंचता है। मैडम, वो आपके घर से जो सामान आया है उसे वहाँ सेटअप कर दूं? जेल तो खाली है आजकल मैडम, जेल में ही बना दीजिए रसोई। ठीक है राणे, जेल के अंदर ही मेरे लिए रसोई सेटअप कर दो। और हाँ दीपक, तुम यहीं रुक जाओ, खाना बन जाएगा तो खाकर ही जाना। और आज दोपहर का खाना दीपक अपनी माँ और बीवी के साथ पुलिस स्टेशन में ही एंजॉय करता है। मेरी मेहनत बढ़ाई है ना सासू माँ ने, मैं भी पूरा बदला लूंगी। शाम के 6 बजे ऑफिस से निकलते वक्त ज्योति अपनी सास को 4 गुना ज्यादा काम देकर घर लौटती है। रात के 9 बज गए, अभी भी काम बाकी है, कोई फायदा नहीं हुआ बहू लाने का। पर शकुंतला, अगर तुम्हारा बेटा अपनी बीवी के लिए पुलिस स्टेशन में सिलेंडर और बर्तन ला सकता है तो तुम्हारे लिए घर का बना हुआ खाना तो ला ही सकता है। बिल्कुल सही कहा राणे जी। और अगर मैडम जेल में रसोई बना सकती है तो मैं अपने परिवार के साथ डिनर क्यों नहीं कर सकती। शकुंतला लगाती है अपने बेटे को कॉल। अच्छा, बहू ने आते ही खाना खा लिया था? कोई बात नहीं, तुमने तो नहीं खाया होगा, और सोनिया भी तो मेरी भूखी होगी। और तुम्हारे पापा? मैं क्या कह रही थी बेटा, आज रात को मुझे आने में देर हो जाएगी, एक काम करो, तुम तीनों यहीं पुलिस स्टेशन आ जाओ, हम चारों यहीं बैठकर खा लेंगे, फिर मैं तुम चारों के साथ ही घर निकल जाऊंगी। वो जेल वाला रेस्टोरेंट भी तो होता है ना तो असली जेल में डिनर क्यों नहीं हो सकता बताओ। अरे वाह मम्मी, क्या आइडिया है। अच्छा मम्मी, ये एक्सपीरियंस तो मैं इंस्टाग्राम पर भी शेयर करूंगा। और अपनी बीवी को घर पर अकेला छोड़कर दीपक अपनी बहन और पापा के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां जेल में लगती है 4 कुर्सी, टेबल और डब्बा खुल जाता है। अपने परिवार के साथ फैमिली फोटो लेकर शकुंतला व्हाट्सएप पर स्टोरी पोस्ट करती है। 5 बार बैल बजा दी, कोई नहीं है लगता है। तभी लीला उठकर दरवाजा खोलती है। वो क्या है ना बेटा, बेल खराब हो गई है हमारी, इसलिए पता नहीं चलता, पर तू जो खुद में खुसफुसा रहा था ना, हल्की आवाज आ रही थी, इसलिए मैं समझ गई दरवाजे पर कोई खड़ा है। आपने तो रोनी को दरवाजे पर ही खड़ा हुआ रख दिया मम्मी जी, देख नहीं रही उसके हाथों में कितने सारे कपड़े हैं। अरे रोनी, तुम फिर से अपने कपड़े ले आए? आज तो छत पर तुम कपड़े सुखा नहीं पाओगे। वो क्या है ना, आज मैंने भी अपने सारे पुराने कपड़े धो दिए हैं तो पूरी छत भरी हुई है, तो तुम्हारे कपड़े कहाँ सूख पाएंगे। अच्छा, कोई बात नहीं आंटी, मैंने तो सोचा था जब तक छत पर कपड़े सूखते तब तक मैं आपके घुटनों में कोरिया से मंगाया हुआ जॉइंट रिलीफ ऑयल लगा देता। पैरालाइज भी हो जाते ना जो लोग, उनके पैर के दर्द को भी ये ऑयल गायब कर देती है। पैरालाइज हो जाएंगे तो उन्हें दर्द महसूस कैसे होगा? वही तो बात है बहू, सोच, उनके पैरों का भी दर्द गायब हो जाता है। तो आराम से छत पर जा बेटा, सभी कपड़ों को साइड करके ऊपर अपने कपड़े डाल देना, जा। मुस्कुराता हुआ रोनी छत पर जाता है और देखता है कि तार तो खाली पड़े हैं। ज्योति भाभी भी कम नहीं है, पर मेरे सामने किसकी शान पट्टी चली है जो उनकी चलती। छत पर धूप भी अच्छी आ रही है, मम्मी को फोन करता हूँ, पापा मम्मी भी यहीं आ जाएंगे धूप सेकने, आज ठंड भी बहुत हो रही है। रोनी के फोन लगाने भर की देर थी कि पूरा परिवार अपने अपने काम की चीजें लेकर लीलावती देवी के घर पहुंच जाता है। अरे वाह रिधि माँ बहू, मटर लेकर आई है तू, लगता है आज रात को मटर के पराठे बनने वाले। अगर मेरे छत पर मटर छिले गए और मुझे मटर ना मिले तो ये बड़े नाराज हो जाएंगी। एक काम करना ज्योति बहू, आज रात को कुछ मत बनाना, रिधि माँ बहू 10-12 मटर के पराठे रात में भिजवा देगी। जी मम्मी जी, आप बेफिक्र रहिए, एक्स्ट्रा काम मैं वैसे भी नहीं करती। वैसे वो कोरिया वाला तेल नहीं दिख रहा है रोनी? उसे छत पर रखकर आया हूँ मैं भाभी, जब तक उसे 15-20 मिनट धूप नहीं लग जाए उसकी ताकत वापस नहीं आती ना।
अरे नयन की मम्मी, आप अभी तक यहीं है? छत से होकर आया मैं, काफी अच्छी कड़ी धूप है। ये सूरज की किरणों की तुलना ये हीटर वीटर कुछ नहीं कर सकते। मनीषा आराम से अपने पैरों को सीधा कर धूप का मजा लेने बैठ जाती है और मुरारी इधर उधर ताकना झांकना शुरू कर देते हैं। एक तो दिन भर हमें धूप मिलती नहीं, लीला भाभी के घर आते हैं तो थोड़ी देर धूप मिलती है, उसमें भी आपको यहाँ वहां ताका झाकी करनी है। दिन भर तो यही करते हैं ना, आप बैठ भी जाइए। अब तुम्हारे कारण तो आज तक कुछ नहीं कर पाया मैं। हर चीज में तुम्हारा मुंह खुल जाता है। बिजली का खंभा लीला भाभी के घर के पीछे ही है ना, अब देखना तो पड़ेगा कि बिजली चोरी कर रही है भाभी की नहीं। अगर खंभे से बिजली की तार जुड़ी हुई होगी तो हम अपना हीटर यहीं चार्ज कर लेंगे, बिजली क्यों लगाए भाई। इसके घर में चार्जिंग पर कुछ लगाना मतलब 10 बातें सुनना। मैं तो और नहीं सुन पाऊंगी बाबा। देखते नहीं, देखा नहीं कैसे हमें देखती भाभी की भौहें टेढ़ी हो जाती है। घुटनों का दर्द नहीं होता ना, और इतनी सर्दी नहीं पड़ रही होती तो मैं लीला भाभी का मुंह भी नहीं देखती। भूली नहीं हूँ मैं कैसे छोटी छोटी बातों पर खून खराबे पर उतर आती थी भाभी। भाभी तो अभी भी खून खराबे पर उतरने को तैयार हो रही है। वो तो हम खून का घूंट पी जाते हैं मजबूरन। अरे मम्मी जी, भावनाओं में नहीं बहते, जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। एक काम कर चीकू, तू जाकर हमारे घर से हीटर ले आ, उसे नीचे हॉल में चार्जर पर लगाकर तू हीटर के सामने बैठकर ही पढ़ लेना, ठीक है बेटा। चीकू अपने घर जाकर हीटर लेकर आता है और उसे चार्जिंग पर लगाकर हॉल में पढ़ने लगता है। खुद तो आती है मनीषा, पूरे खानदान को लेकर आ जाती है, मानना पड़ेगा। बड़े तो बड़े ठहरे, छोटे बच्चों को भी सारी चालबाजी सिखा रखी है उसने। चीकू ये सुनकर सीधा अपने पापा को फोन मिलाता है। हमारे घर धूप नहीं आती ना बेटा, इसीलिए लीला आंटी की 4 बातें सुननी पड़ती है। आधे घंटे में चार्ज हो जाता है हीटर। जैसे ही हीटर चार्ज हो जाए तो वापस घर पर आ जा, बाकियों को वही रहने दे। इस तरह कपड़े सुखाकर, धूप सेक कर और मटर छिलकर रिद्धिमा के घर वाले धूप ढलते ही वापस अपने घर लौट आते हैं। मैं फटाफट मटर का मसाला बना लेती हूँ मम्मी जी, और एक तरफ चाय चढ़ा दूंगी। हाँ बहू, चाय बना ले, बड़ी ठंड से पड़ रही है, ऊपर से टाइल्स वाले जमीन पर कुछ ज्यादा ही ठंड लगती है। पहले के जमाने में सही था, लाल आंगन वाले घरों में ऐसी ठंड ना लगती थी। हमारे तो सिर्फ जमीनों पर टाइल्स लगी है मम्मी। लीला आंटी के पास इतने पैसे हैं कि वो दीवारों पर भी टाइल्स लगा ले, पर सोच ऐसी नीची कि क्या कहे। हमारे यहाँ कोई भी आए हम उसे सूखे मुंह नहीं भेजते। और एक लीला आंटी सामने बैठ के कॉफी पी रही थी, पकौड़े खा रही थी, और हमसे झूठे मुंह तक ना पूछा। अरे रहने दो ना रोनी, कौन सा हमें जिंदगी भर लीला आंटी से रिश्ता निभाना है। कुछ दिन की ठंड है यहाँ, ठंड गई और वहां उनको बाय बाय कर देंगे। रिद्धिमा अपनी बात पूरी करती कि उसकी बात को आगे कंटिन्यू दरवाजे पर खड़ी लीला कर देती है। बाय बाय नहीं बहू, हाय हाय बोल। आप सबने मुझे याद किया और मैं आ गई। वो क्या है ना, इस टाइम पर मेरी बहू तो सोने चली जाती है, फिर उठकर सीधा जिम चली जाएगी, फिर आएगी रात को 8 बजे। 4 घंटे अकेले बैठे बैठे करती क्या मैं, बस इसलिए यहाँ चली आई। सभी की चाय बना रही हो बहू तो मेरे लिए भी 1 कप कॉफी बना देना, और साथ में ज्यादा भारी नाश्ता मत बनाना, सैंडविच हो तो बस चल जाएगा। घर तो काफी गर्म हो गया है दादू, मैं हॉल का हीटर बंद कर देता हूँ। अरे क्यों बेटा, बावला हो गया है क्या? मेरे घर पर हीटर चालू करके बैठा रहता है और मेरा यहाँ आते ही हीटर बंद करने की बात कर रहा है। भूल गया क्या, तेरा हीटर मेरे घर पर चार्ज होता है। अरे भाभी जी, आप भी क्या बच्चे से जुबान लड़ा रही हैं। जा तो चिकू, तू कमरे में जा और हीटर बंद नहीं करना। आंटी से सॉरी बोलो बेटा। सॉरी आंटी। ये थी लीला, जिसके नखरे उसकी बहू से ज्यादा उसके पड़ोसी उठाते थे, और उठाना भी पड़ता था क्योंकि उनकी घर पर धूप जो अच्छी आती थी। पर कहते ना, दिन पलटते देर नहीं लगती, 2 दिन बीतते नहीं कि मौसम करवट बदल लेती है। आज तो गर्म कपड़े बिल्कुल नहीं सुहा रहे मम्मी। वही तो बात है, अब ठंड में वो बात नहीं रह गई। पहले जब ठंड पड़ती थी तो 6 महीने से पहले जाती नहीं थी, और अब देखो परसों तक तो लग रहा था मार्च तक ठंड रहेगी, फिर बीते शाम से मौसम फट से पलट गई। अब तो ठंड गई अपना घर, कपड़े हटाना शुरू कर दो भाई। सही कह रहे पापा जी आप। और किचन में तो इतनी गर्मी लग रही है कि पतला सा शॉल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझे। अच्छा ही हुआ ठंड गई, इस सर्दी के पीछे ना बड़ी मगजमारी हुई थी, खास करके इस हीटर के पीछे। इसके रिपेयर में इतने पैसे लग गए जितने में एक नया कूलर आ जाता। सबसे पहले तो पापा जी इस हीटर को बेचकर हटाइए आप। जाती हुई जनवरी के साथ मौसम ने करवट ले ली थी। सभी के घरों में ठंड के कपड़े वापस से पैक होने शुरू होने लगे थे। अरे भाभी, 1-2 फुल स्लीव्स के टी शर्ट शर्ट तो छोड़ दो।
ना ना, फिर कुछ दिनों बाद तुम इन टी शर्ट को निकाल कर अलग कर दोगे, फिर वापस दोगे मुझे। बिस्तर के नीचे वाले ड्रॉर में इन्हें डालना पड़ेगा। इसे उठाने में ना बड़ी मेहनत लगती है। सारे कपड़ों को एक ही बार में पैक कर दूंगी मैं। और जो थर्मल पर्दे नहीं लेकर आए थे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगले साल तक तो कुछ नया आ जाएगा मार्केट में, उन्हें भी जाकर बर्तनों से एक्सचेंज करके आ जा। तो हीटर को भी ले ही जाता हूँ भाभी, साथ में हीटर भी दे दूंगा, बदले में कोई अच्छी साड़ी आ जाएगी आपके लिए। रोनी एक हाथ में हीटर और दूसरे में थर्मल पर्दे लेकर अपने बाइक पर बैठ रहा था कि अपनी आदत से मजबूर लीला उसे टोक देती है। अरे कहाँ जल्दी सुबह सुबह सवारी, इतने बड़े बड़े थैलों में क्या लेकर जा रहे हो बेटा? लगता है कोई आने वाला है, उसी की तैयारी हो रही है क्या? आने वालों के लिए तो हम हमेशा की तैयारी रखते हैं आंटी जी। अब अपने कंजूस पड़ोसियों जैसे तो हम है नहीं। और आपको नहीं पता, कोई कहीं जा रहा हो तो उसे टोकना नहीं चाहिए। ये कहकर रोनी बाइक का धुआं उड़ाता हुआ आगे निकल जाता है। सभी उन्हीं कपड़ों को धोकर रिधिमा छत पर सुखा रही होती है कि अपने छत पर खड़ी ज्योति उसे टॉन्ट मारते हुए कहती है, आहा, क्या फ्रेश हवा आ रही है छत पर। बड़े दिनों बाद आज जाकर सुकून से वॉक कर पा रही हूँ। नहीं तो जब देखो कभी कोई आकर घर पर बैठा रहता है। बैठने वाला सिर्फ बैठ कर नहीं जाता था, रात का खाना आपके घर पर पहुंचा देता था। शायद तुम भूल गई हो ज्योति। और वैसे जब तुम्हारे रिश्तेदार 800 किलोमीटर दूर से आ सकते हैं, तो हम तो 8 कदम की दूरी पर रहने वाले वो पड़ोसी हैं जिसे हर छोटी बड़ी बात पर अंकल जी फोन घुमा दिया करते थे। बढ़िया, ये पड़ोसी धर्म के बारे में पता नहीं है, बस हवा में बातें करनी है मैडम जी आपको। मुझे बातें सुनाई आपने, अब आकर दिखाइए हमारे छत पर, मैं भी देखती हूँ मम्मी जी आपको अंदर कैसे लेती है। अरे वो तो लीला आंटी से हमारे पुराने संबंध है, वरना वैसे गंदे घर में तो हम भूल कर भी ना जाए। जिसकी जुबान पर धूल मिट्टी जमी पड़ी हो वो घर की सफाई क्या ही करेगी। दोपहर तो निकल जाता है। रिधिमा काम कर रही होती है कि उसी का आवाज सुनाई देती है, पुराना पंखा, पुराना एसी, पुराना कूलर दे जाओ वाजिब हम पर, जल्दी आओ, हमारी गाड़ी जाने वाली है। अरे मैं जाने नहीं दूंगी। रिधिमा भागती हुई हॉल में आती है और अपनी सास को कबाड़ी वाले को रोकने को कहती है। अरे वो तो ठीक है, पर कूलर पंखे क्यों बेचना है? अरे वो मैं बाद में बताती हूँ आपको, आप बाहर जाकर जल्दी से कबाड़ी वाले को रोकिए ना, मैं 2 मिनट में आई। अरे बेकार में हड़बड़ा रही है तू, एक ही लाइन रिकॉर्ड कर रखी है उसने, दिन भर बजाता रहता है, बस बोल देता है गाड़ी जा रही है। शाम 7 बजे तक तो यही मरता रहता है। थर्मस, ब्लोअर और एक पुराना गीजर लेकर सास बहू गाड़ी वाले के पास पहुंच जाती है। 1200 रुपये, ये तो अच्छा सौदा कर लिया हमने मम्मी। आई एम सो हैप्पी। अरे किस बात की हैप्पी भाई, हमें भी बताओ। वो क्या है ना मनीषा, मेरी बहू अभी सोने जाती है, फिर उठकर जाएगी जिम, फिर लौटेगी सीधा 8 बजे, तो 4 घंटे में अकेली क्या करती है, इसलिए यहाँ आ गई। अब ये रोज रोज बताने की जरूरत नहीं है भाभी। अरे नहीं, वो तेरी याददाश्त कमजोर है ना। पिछली बार 250 रुपए लेकर 200 ही वापस किए थे तूने। अब जिसे 50 रुपए का भी याद ना रहता हो, उसे मेरे पिछले दिन की कही बात क्या ही याद रहेगी। इसके पहले 1500 लिए थे आपने मेरी बहू से, वो तो अभी तक वापस नहीं किए, और मेरे 50 रुपए का हिसाब गिना रही है। ये तो वही बात हो गई, अपना बकाया बकाया और दूसरों का बकाया रद्दी बताया। ज्यादा चप्पर चप्पर मत कर मनीषा, ये घर पर नहीं है, इसका ये मतलब तो नहीं कि मेरे सर पर चढ़कर नाचेगी। देख रही हूँ मैं सुबह से तेरे बेटे की जबान पर मक्खन लगी पड़ी है, फिसली जा रही है, और अब तो तू भी बोल पड़ी। तुझे भी कुछ कहना बाकी है रिद्धिमा, तो बोल दे, चुप क्यों है? चाय पीने ही आई होंगी आप आंटी जी। मेरा मतलब है कॉफी पीने, पर वो क्या है ना, बहुत काम कर चुकी हूँ सुबह से, तो बड़ी थकावट सी हो रही है, तो मैं कॉफी तो बना नहीं पाऊंगी। आए हुए मेहमान को सूखे मुंह भेजने की परंपरा नहीं है मेरे घर पर। तो बैठ बहू, मैं अभी कॉफी बनाकर लाती हूँ। लीला से तो सभी ने खार खा रखी थी, बस ये सर्दी के आगे ही कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। अब तो सर्दी निकल चली थी, तो मुरारी भी पीछे क्यों रहता। कमरे से बाहर आते ही मुरारी शुरू हो जाता है। अब बताइए, कुछ देर पहले ही सभी ने चाय पी है, अब आप फिर कॉफी बनाने जा रही है, इस चक्कर में तो दूध भी खत्म हो जाता है। आप ही बताइए भाभी, लोग ही कितने हमारे घर पर, बेचारे चीकू तक को दूध पीने को नहीं मिल रहा, और यहाँ सारा दूध चाय में खत्म हो रहा है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हम 4 लोगों के लिए ही चाय बनती है यहाँ, ऐसा तो है नहीं। दिन में नहीं तो भी 3 बार लीला भाभी हमारे यहाँ किसी न किसी बहाने से चाय पीने आ जाती है। हाँ, मेरा मतलब है कॉफी पीने। और चाय के तो दूध में हम फिर भी पानी मिला सकते हैं,
पर इन्हें तो कोरे दूध की कॉफी चाहिए होती है, वो भी पूरे 1 मग। उसके बाद अपनी बहू और बेटे के लिए भी ये कॉफी थर्मस में घर पर भर कर ले जाती है। तो दूध खत्म नहीं होगा क्या जी? तो एक वक्त के कॉफी के 80 रुपए लिख दूं क्या भाभी? बहुत हिसाब हो रहा है ना, अब मैं भी हिसाब लगाती हूँ और दिखाऊंगी तुम लोगों को। अब मेरे घर पर आकर सबकी जुबान ना मोड़ दी तो मेरा नाम भी लीला नहीं, मुझे कॉफी पिलाएंगे। रिद्धिमा का आज का दिन अपने ससुराल वालों के साथ बड़े मजे में बीत रहा था। पूरा परिवार एक साथ बैठकर आज हंसी छिछोली कर रहा था और आज उनके साथ रिद्धिमा भी थी, क्योंकि उसे पड़ोसियों के खाने बनाने की टेंशन नहीं थी। फाइनली आज जाके मेरा सर हल्का हुआ है, वरना ये ठंड की ऊनी टोपी पहन पहन कर बाल तो खराब होते ही थे, सर दर्द अलग से हो जाता था। अगली सुबह, अरे रिद्धिमा एसी कम करो यार। कूलर तो पिछले साल आया हमारे घर में, वो भी खराब पड़ा है और तुम एसी को रो रहे हो। एसी कहाँ है हमारे घर पर? नींद में बड़बड़ा रहे हो क्या? अरे तो इतनी सर्दी कैसे लग रही है अचानक से? वापस से सर्दियां शुरू हो गई हैं। कल बस दिखाने भर ही धूप आई थी। क्या? यहाँ नयन रिद्धिमा के कमरे से बाहर आता है। वहाँ चीकू, रोनी और बाकी सब भी एक एक करके सभी कांपते हुए हॉल में आकर जमा हो गए। आपको भी ना भाभी से इतने प्यार नहीं करनी चाहिए थी। अब उनके घर पर धूप सेक में कैसे जाएंगे हम?